नमस्कार, पांचजन्य के दर्शकों के लिए आज ये विशेष मौका है। भारत का कुनबा बड़ा है, पांचजन्य का कुनबा बड़ा है और जैसे भारत का परिवार बड़ा है, आज उस भारतवंशी परिवार से एक महान विभूति हम कह सकते हैं। प्रोफेसर विमान प्रसाद हमारे साथ हैं, जो फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं और साथ ही वहां का वित्त मंत्रालय भी आप संभालते हैं। हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर विमान प्रसाद आज हमारे साथ हैं। आज हम भारत फिजी संबंधों की चर्चा करेंगे। इस संबंधों की परतों को समझेंगे, उसके व्याकरण को समझेंगे, उसके आयामों को समझेंगे। डॉक्टर विमान प्रसाद, आपका स्वागत है पांचजन्य के साथ इस वार्ता में। और आपकी यात्रा पर हमारी पूरी नजर थी, हम बारीकी से इसे देख रहे थे। फिजी आप जहां से आते हैं, वो हम यहाँ से जब देखते हैं तो उसमें एक छोटे भारत के दर्शन होते हैं। एक संस्कृति है, साझा संस्कृति है, पूर्वज साझा है हमारे। इस साझेपन को आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। फिजी और भारत की जो लंबी पुरानी इतिहास है वो 140-103 वर्ष की है। और यहाँ से सबसे प्रथम 1879 में भारत से ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारतीयों को यहाँ से ले जाया गया था। अन्य देशों में ट्रिनिडाद, मॉरिशस, गयाना इत्यादि में, लेकिन फिजी सबसे लास्ट था। और तो उसी समय से जो भारत और फिजी का संबंध है वो जुड़ा रहा और आज तक जुड़ा है। और उसमें विशेष बात तो ये है कि जब यहाँ से हमारे पूर्वज गए थे तो अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार जो कुछ भी बना वो लेकर गए थे। और जब फिजी में पहुंचे, भले ही गिरमिट जो इंडेंचा सिस्टम था, अत्याचार भी बहुत हुआ उनके ऊपर, उसके बावजूद भी हमारे पूर्वजों ने मेहनत किया, कोशिश किया। हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है। हमारे मुसलमान भाई भी गए थे यहाँ से कुछ समय, सब जहाजी भाई बनकर गए थे एक साथ मिलकर। और फिजी में अपनी जो धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बरकरार रखा, उसको बचाए रखा, संभाल कर रखा। और आज भी उसका उदाहरण विशेष रूप से है। और एक और विशेष बात फिजी और भारत का था कि क्योंकि फिजी यूं कहिए लास्ट पोस्ट था गिरमिट, बिल्कुल इंडेंचा सिस्टम। और 1900s में उस समय गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ जो छोटा मोटा आंदोलन है वो शुरू हो गया था। और लोग जानते थे कि गिरमिट इंडेंचर सिस्टम के नीचे जो अत्याचार भारतीय मजदूरों पर हो रहा था, उसकी प्रचार और प्रसार भारत में शुरू हो गया था। तो इसीलिए भारत से लोग जाते रहे, क्योंकि उनका दिलचस्पी था कि वहाँ क्या हो रहा है। उसको इंडेंचर सिस्टम को बंद करने का जो अभियान था वो चला, और इसीलिए 1917 तक ये चला। हाँ, 1917 तक, 16 में लास्ट जहाज गया था। तो उसी कारण जो भाषा है, जो धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसका आदान प्रदान होते रहा। और इसीलिए फिजी में आज जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा है, विशेष करके हिंदी भाषा जो है, सबसे अच्छी तरह से उसको बचा कर रखा गया है और उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो इसीलिए कभी कभी लोग जब भारत से जाते हैं तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इतने दिनों बाद कैसे भारत, जो भारतीय लोग जिनके पूर्वज 140-103 वर्ष पहले भारत से फिजी गए थे, अभी तक कैसे जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसको कैसे बचा के रखे। तो ये संबंध बड़ी घनिष्ठ संबंध है, करीबी संबंध है। और वो बढ़ता रहा, चलता रहा। और आज भी फिजी में जितने भारतीय मूल के लोग हैं
उनका भारत से बहुत लगाव, जी। क्योंकि एक तरह से वो जैसे कहते हैं कि अ, फिजी से जब भारत आते हैं तो खास खास जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जगह है, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, मथुरा जाते हैं, पूर्वजों की जो जगह है, वहाँ जो जो धार्मिक तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा करते हैं, तो एक तरह से उनका ये सब लगाव भारत से है और बना हुआ है। एक ये करीब करीब 1.5 सदी होने को आई। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी प्रोफेसर प्रसाद जी जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें शब्द आया गिरमिटिया मजदूर। ये अंग्रेजी में एग्रीमेंट एक होता था जो मालिक और मजदूर के बीच में, जो कागज लिखा जाता था उसका उच्चारण वो सरल भोले भाले मजदूर नहीं कर पाते थे, उसे गिरमिट बोलते थे। तो उससे ही उनको आगे गिरमिटिया मजदूर कहा गया। गन्ने की खेती के लिए ये 5 पुश्त पहले, 5 पीढ़ी पहले ये मजदूर भारत से ले जाए गए थे। और गन्ने की आप बात करें, परंतु मैं बात करूंगा कि उन्होंने जो फसल लगाई वो एक संस्कृति की फसल थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फसल थी, उन संस्कारों की फसल थी जो भारतीय संस्कृति से निकले हैं। आज प्रोफेसर प्रसाद, ये 150 वर्ष बाद करीब अगर हम देखें तो उन भारतवंशियों में से जो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, बहुत कठिनाइयों में, बहुत अत्याचारों के बीच में पहुंचे थे वहां पर, उनमें से कोई पूरे देश की कमान संभाले हुए, कोई उद्योग की कमान संभाले हुए, कोई मंत्रालय की कमान संभाले हुए, इस पूरी यात्रा में इस स्थान पर भारतीयों को पहुंचने में, क्योंकि आप स्वयं वहां पर हैं, कैसा महसूस करते हैं? ये बहुत ही सही आपने कहा है कि क्योंकि भारत से लोग जब वहाँ गए थे तो उनको लगा कि वो मेहनत करने आए थे। वो समझते थे कि शायद लौटकर भारत वापस जाना मुमकिन नहीं है, कठिनाई होगी। कुछ लोग तो यहाँ से जब गए थे तो बताकर भी नहीं गए थे। उनकी जो संबंध यहाँ भारत में एक तरह से टूट गई थी, परिवार भी नहीं जानते थे। तो ऐसी हालात में ज़्यादा से ज़्यादा जब उनको खास करके फिजी में उस समय मजदूरों की ज़रूरत थी, जब गिरमिट प्रथा इंडेंचर सिस्टम समाप्त हुआ, तो उस समय की जो CSR ऑस्ट्रेलियन कंपनी था जो मजदूरों को एम्प्लॉय करता था, वो चाहते थे कि ये जो भारतीय मजदूर हैं वो वहीं पर, तो उनको छोटा मोटा जमीन भी दिया और ये मौका दिया कि वो वहीं पे रह जाए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो भारतीय मूल के लोग थे वो अपना पहचान बनाए, और पहचान ऐसे बनाए, एक तरह से आइडेंटिटी क्रिएट किए कि दे वर हार्ड वर्किंग पीपल, मेहनत करने वाले लोग थे और मेहनत करते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ से निकल कर उनको ये मालूम था, हमारे पूर्वजों को, हमारे माँ बाप जो थे उनको ये पता था कि बच्चों को पढ़ाना, उनको विद्या देना, ये उनकी परंपरा में थी। और वो समझते थे कि पढ़ाई से ही, एजुकेशन के ही द्वारा जो सोशल मोबिलिटी है, बच्चों को उन्होंने कोशिश करके वो व्यवस्था प्रदान किया। और बहुत मेहनत के बाद जितने भी स्कूल है, उस समय जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, कुछ स्कूल सरकारी स्कूल में थे, वहाँ पर जो सेटलर्स थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उनके बच्चे पढ़ते थे। कुछ हमारे आदिवासी समाज में जो सामंत लोग होते थे, चीफ थे, उनके बच्चे पढ़ते थे। लेकिन सामान्य तौर पर स्कूल अवेलेबल नहीं था, पाठशालाएं नहीं थी। तो भारतीय जो मूल के लोग थे ज़्यादातर, वो खुद ये कोशिश किए कि छोटा छोटा स्कूल गांव में उन्होंने बनाया। और आज जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं गांव में, शहरों में, वो उस समय के बना हुआ है। जी। तो 1900 early 1900s, 30s, 40s, 50s में जाकर पाठशालाओं को बनाया गया।
और इसीलिए जो शिक्षा जो है शिक्षा वो ये सीढ़ी बनी और उसके बाद लोग बिजनेस में गए, सरकारी दफ्तर में गए। ये कॉलोनियल डेज में हुआ। फिर उसके बाद 1970 में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो भारतीय मूल के लोग आज बिजनेस में ज़्यादा हैं। और जो एजुकेशन यूँ कहिए एक सीढ़ी था उनको, एक सीढ़ी था। हाँ। मैं एक और बात करता हूँ कि ये और जी आज उसी का फल हम देख रहे शिक्षा हैं और परिश्रम का फल आज हम आज देख रहे हैं। मैं एक और बात कहता हूँ, ये बहुत पुरानी ये बात हुई, अब मैं थोड़ी सी नई बात करता हूँ। चलो। नेशनल फेडरेशन पार्टी, उसकी कमान आपके हाथ में, और आपके हाथ में वो जो कमान है वो वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, 2014। आप फिजी को बदलने निकले हैं। इस बीच में 2014 से भारत भी बदल रहा है। 2014 के बाद फिजी को कैसे देखते हैं और भारत को कैसे देखते हैं? बड़ी कठिन सवाल है। भारत को मैं जब देखता हूँ तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। और ये बात शायद आपको नहीं पता है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो फिजी गए थे। और उस समय मैं पार्लियामेंट में था, संसद में उन्होंने भाषण दिया। और भारत की जो भारत से पहला प्रधानमंत्री कोई गया था? नहीं, दूसरा 1981 में इंदिरा गांधी क्रेडिट करते फर्स्ट ट्रिप इंदिरा गांधी जी 1981 में 81 भारत के सबसे पहला पहली प्रधानमंत्री थी जो फिजी का दौरा किया था। और एक हफ्ते के लिए 2014 में मोदी जी गए थे। और उस समय उन्होंने बहुत ऐसे जो प्लेटफॉर्म में फाउंडेशन है उसको स्थापित किया, जैसे इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन, जो इंडिया पैसिफिक लीडर्स की समिट फिजी में हुआ। उसके बाद दूसरा समिट जयपुर में हुआ, और तीसरा मुझे पता चल रहा है कि इस वर्ष पापुआ न्यू गिनी में होगा। और उस समय से मैं देख रहा हूँ भारत पिछले मैं 25 वर्षों से आ रहा हूँ, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में जो चेंजेस भारत में मैं देख रहा हूँ, जो डेवलपमेंट्स मैं देख रहा हूँ, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नेतागिरी है उसको मैं देख रहा हूँ। और पूरे दुनिया में भारत की जो स्टेटस है, छवि है, जो सम्मान है, वो केवल बढ़ता ही दिखाई दे रहा। और ये हम सभी के लिए, ना केवल भारतीय मुल्क के लोगों के लिए जो अलग अलग देश में बसे हुए हैं, बल्कि पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में जो ग्लोबल साउथ है जी, जितने देश हैं उनके लिए भी एक गौरव की बात है, क्योंकि भारत वो ग्लोबल साउथ की एक तरह से नेतृत्व कर रहा है। भारत में जो डेवलपमेंट्स है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो सोशल मोबिलिटी हो रहा है, जो पॉपुलेशन डिविडेंड अब दिख रहा है, और भारत की छवि पूरे दुनिया में बढ़ रही है, इससे हमारे जैसे देश को बहुत फायदा हो सकता है। और इसीलिए हम लोग, हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि भारत से हमारा संबंध और घनिष्ठ हो और मजबूत हो। और आपने मेरे अगले प्रश्न के उत्तर यहीं पर दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि दो देशों के बीच संबंध होते हैं, मगर भारत और फिजी के बीच में जो संबंध है उसमें बंधुता का भाव वो भी है। उसको आप अपनी जो आपका दायित्व है उस दायित्व के साथ आप इस बंधुता के भाव को कैसे देखते हैं? भारत क्या क्या करे, फिजी क्या क्या करेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत और फिजी का जो संबंध है उसमें अलग भाव भी है, केवल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। जी, मैंने बिल्कुल यही कहा, क्योंकि मैं नेपाल में जो राष्ट्रपति जी के पास था मैं, तो उन्होंने जो बात कही कि शेषनाग के सहस्रों फनों से भी अगर
वो कथा उचारी जाए, तब भी भारत और नेपाल के संबंध जो है वो बखान नहीं किए जा सकते। ऐसा ही भाव फिजी के साथ भी, ऐसा ही भाव मॉरिशस के साथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, वो भारत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसको हम कभी अलग नहीं कर पाएंगे। जो भारतीय मूल के लोग हैं, जैसे आपने कहा, जो चाहे मॉरिशस में हो, चाहे ट्रिनिडाद में हो, गियाना में हो, सूरीनाम में हो, उनका जो ये धार्मिक, सांस्कृतिक ये संबंध है, वो, और जो भाषा की संबंध है, वो नहीं टूट सकता। तो ये नेचुरल रिलेशनशिप हमारा भारत से है, लेकिन उसके उपरांत संबंध और घनिष्ठ है, इसलिए क्योंकि भारत की जो छवि अभी दुनिया में है, भारत क्या छोटे छोटे देशों को दे सकता है, कैसे उनको मदद कर सकता है, किस तरह से वो उनको ये एक तरह से सम्मान देती है कि उनकी भी जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है, उनके लिए भारत की लीडरशिप क्या कर सकती है, ये बहुत सारे जो देश डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो समझ रहे हैं। और इसीलिए आप देखो कि भारत से संबंध जोड़ने के लिए जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो बढ़ रही है। मैं भारत के अलावा एक और बात करता हूँ। भारत की बात हुई, चीन की बात करते हैं। अभी चीन ने आपको एक ऑफर दिया था और आपकी सरकार ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता रद्द कर दिया, कहा कि हमें चीन की सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा करनी नहीं चाहिए। मामला क्या था और आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, फिजी का जो ऐतिहासिक संबंध था वो ऐसे देशों से था जहाँ पर लोकतंत्र की मान्यता है, जहाँ पर मानवाधिकार की मान्यता है, जहाँ पर मीडिया फ्रीडम है, जहाँ पर कानून के आधार पर जो देश का शासन है वो चलता है। और इसीलिए, और ये यूँ कहिए यूनिवर्सल वैल्यूज है जी, यूनिवर्सल नॉर्म्स है, ये अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता है। सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए जो इन सब पर आधारित है, और इसीलिए नेचुरली हमारा संबंध भारत से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जो लोकतंत्र को करने वाली ताकत मानने वाली है और उसका पालन पोषण करने वाले देश। चाइना बड़ा देश है, उनकी अलग नियम है, उनकी अलग तरीका है, वो भी दुनिया में अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, उसको फैलाना चाहते हैं। लेकिन फिजी के लिए ये जो लोकतंत्र के मानने वाले देश है, इनसे हमारा संबंध पहले भी था जी। पिछले 10-15 वर्षों में शायद लोकतंत्र की जो छवि है पूरे दुनिया में कमजोर होती जा रही है, और खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में, और विशेष करके पैसिफिक रीजन में। तो हमारी जो सरकार है, हम इसको देख रहे थे पिछले 10-15 वर्षों से, और विशेष करके फिजी में चुनाव होता था लेकिन रियल डेमोक्रेसी नहीं था, जो सही लोकतंत्र। अभी मैं उस प्रश्न पर भी आऊंगा। हाँ, तो इसीलिए हमारा नेचुरल टेंडेंसी था कि ऐसे देशों के साथ हम अपना जो सिक्योरिटी पैक्ट है, जो एडवाइजरी है, उसको क्यों हम लें। तो इसलिए प्रधानमंत्री जैसे हम सरकार में आए, उसको अलग किया, उसको हटा दिया, क्योंकि हमारा जो नियम है, हमारा जो सभ्यता है शासन चलाने की, वो लोकतंत्र पे आधारित है। और इसीलिए भारत जैसे देशों से हमारा जो संबंध है, उसको न केवल हम बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उनसे सीखना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या क्या उनसे हम ले सकते हैं और कैसे हम अपने लोकतंत्र को, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। ये संबंध तो मजबूत हो गई, और अभी आपके यहाँ पर इस संबंध को मजबूत करने के लिए एक आतिथ्य की तैयारी चल रही है। 2023 का जो
विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसमें जगह जगह से भारतवंशी और हिंदी के लिए काम करने वाले लोग फिजी पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग वहां पर फिजी में आपके पास होंगे 2 दिन बाद, तो भारत से जाने वाले सब लोग। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आज फिजी में करीब 38% आबादी, 38% जनसंख्या कम हो गया, थोड़ी कम हुई होगी, तो वो भारतवंशी हिंदी भाषी ऐसे लोगों की एक जनसंख्या है। ऐसे और क्षेत्रीय बोलियां भी बोली जाती हैं। उन अलग अलग बोलियों को और एक हिंदी भाषा और इसके परिवार के लिए आप क्या काम भविष्य में आपको लगता है कि करने चाहिए, और आप क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी भाषा वो फिजी में जब से हमारे पूर्वज गए थे, वो उसी समय से उसका जो जड़ है, उसका जो प्रभाव है, वो बन रहा था। और जैसे जैसे प्रगति होते गया, पाठशालाओं की निर्माण होते गई, हिंदी पढ़ाया गया। मैं हिंदी केवल क्लास 1 से क्लास 6 तक किया, क्योंकि उस समय हिंदी पढ़ाने का जो स्तर था, हिंदी जो टीचर्स थे वो बहुत ही धुरंधर होते। और आज केवल 6 साल की हिंदी के बाद मैं हिंदी बोल सकता हूँ, हिंदी पढ़ सकता हूँ, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ सकता हूँ, रामायण पढ़ सकता हूँ, गीता पढ़ सकता हूँ। तो हिंदी अन्य जो देश है जहाँ पर मजदूर, भारतीय मजदूर गए थे, उनके मिलान में, उनके कंपैरिजन में फिजी में हिंदी का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कभी कभी लोग ये मिस्टेक करते हैं या उसको मिला देते हैं कि बोली को मान लेते हैं भाषा, दोनों अलग है लिपियों का। तो फिजी लिपि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फिजी बात, हाँ फिजी बात है, लेकिन हिंदी जो फिजी हिंदी है वो हिंदी है जो बिहार में बोला जाता था, जो आप बनारस में भी सुनेंगे, बोली। हाँ। तो बोली चलता रहेगा, उसको कोई हटाने की बात नहीं कर रही, उसकी मान्यता भी हम देते हैं। लेकिन अगर हिंदी को पढ़ाया नहीं गया, काखा गा लोग अगर नहीं जानते हैं, पढ़ नहीं सकते, तो खाली बोलने से नहीं चलेगा, तो भाषा धीरे धीरे खत्म हो सकता है, और ये हुआ है। तो पिछले कुछ वर्षों में, पिछले सरकार के नीचे कुछ लोग इसको लेकर चल रहे थे कि नहीं ये जो, और एक तरह से साजिश था कि हिंदी भाषा को कमजोर किया जाए। तो हमारी सरकार, जैसे हम सरकार में आए, तुरंत हमने यह घोषणा किया कि हिंदी को पढ़ाने के लिए, हिंदी की प्रचार और प्रसार के लिए सरकार रिसोर्सेस, फंडिंग देगा, उसके लिए अभियान रचेगा। और हमने ये भी घोषणा किया, सरकार ने ये भी घोषणा किया कि संसद में भी है, फिजी के पार्लियामेंट में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। अगर मैं हिंदी में भाषण देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। अरे वाह। जो आदिवासी भाषा है उसको भी मौका दिया गया है कि पार्लियामेंट में उसका इस्तेमाल हो। तो हम इसलिए, हमारे दर्शकों को शायद ये नई जानकारी मिलेगी कि दुनिया में भारत से बहुत दूर होने पर भी एक देश ऐसा है जहां पर भारत की जो राजभाषा है हिंदी, आपकी अपनी हिंदी आप वहां की संसद में भी सुन सकते हैं। बिल्कुल। और हमने इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदी का जो प्राथमिकता है, जो छवि है, वहां पर है, और औपचारिक भाषा है। हिंदी औपचारिक भाषा भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा भी हिंदी है, और ईतो के जो हमारे आदिवासियों का भाषा है। 3 भाषा औपचारिक भाषा है। और इसीलिए हमने हिंदी को उस जगह पर रखा है। बहुत ही सुंदर। और ये जो आप दूसरा सवाल करने जा रहे थे, हिंदी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, हाँ, विश्व हिंदी सम्मेलन सही समय फिजी में हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, और आपको मालूम है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी वहाँ पर रहेंगे, और बहुत सारे लोग उसमें भाग लेने के लिए फिजी आएंगे। और ये सही समय है कि हमारी सरकार और ये हिंदी सम्मेलन, हिंदी की जो स्टेटस है, इससे
बढ़ेगा और हिंदी भाषा को एक तरह से वो आदर सम्मान मिलेगा जो शायद पिछले 10-15 अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, और फिजी में भी जो उसकी उपेक्षा थी उसका क्रम भी टूटेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, भारत और फिजी के बीच में व्यापारिक संबंध हैं, परंतु वो उतने बड़े स्तर पर नहीं दिखाई देते, उस पर और काम करने की एक गुंजाइश है। आपके पास उप प्रधानमंत्री कार्यालय का दायित्व तो है ही, परंतु साथ ही वित्त मंत्री का दायित्व भी आपके पास है। ये परस्पर व्यापार बढ़े, इसके लिए आपका क्या दृष्टिपथ, अगर कहें कि आपका विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है आपका? हम लोग बहुत ही बारीकी से हम देखेंगे कि कौन ऐसी ऐसे ऐसे नीति है, ऐसी ऐसी रुकावट जो है, क्यों फिजी और भारत के बीच में जो व्यापार का संबंध है वो शायद कम है। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ के पूंजीपति हैं, पूंजी लगाने वाले लोग भारत से फिजी आए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे आईसीटी सेक्टर, भारत की ई गवर्नेंस जो प्लेटफॉर्म से स्टेटस है बहुत बढ़िया है। जो प्राइवेट कंपनीज, बिजनेस प्रोसेसिंग पीपीओज जी, उनको भी हम चाहते हैं कि आकर वो फिजी में अपना बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि फिजी एक बहुत ही सुंदर देश है, बहुत सुंदर समुद्र तट हैं, प्राकृतिक संसाधन और हैं, पैसिफिक का हब है। जैसे फिजी से आप एक तरह से पूरे पैसिफिक को आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी देख सकते हो। तो बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज है यहाँ के भारत के बिजनेसेस के लिए, और हम चाहेंगे आपके माध्यम से यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनसे मांग करेंगे कि फिजी को देखें। भले ही छोटा देश है, लेकिन कुछ ऐसे फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग आ सकते हैं, घूमने के लिए आ सकते हैं। जैसे मॉरिशस जा रहे हैं जी, थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। आप चाहते हैं कि भारत अब धनी देश हो रहा है, भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा हो रहा है, और मैं जानता हूं कि भारतीय जब घूमने जाते हैं तो पैसा खूब खर्चा करते हैं और फिजी आ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि वहाँ पर आने से न केवल हमारी टूरिज्म बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगी, लेकिन भारत और फिजी का जो संबंध है, मैं एक चीज यहाँ पर भी बढ़ेगा। मैं एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। आपने पर्यटन की बात की, दोनों के बीच में संस्कृति एक ऐसा साझा बिंदु है कि सांस्कृतिक पर्यटन, तीर्थ यात्रा, ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु हो सकता है। वहाँ के समाज में तीर्थ यात्रा के लिए कैसी रुचि होती है, भारत का जिक्र कैसा होता है, और अगर इसको देखा जाए, फिजी घूमने जाना और फिजी के लोगों का भी यहाँ आना, उसमें संस्कृति को आप कैसे देखते हैं? देखो, फिजी के ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको दो रास्ते दिखाई दे रहा है। एक ही उनका उद्देश्य होता है कि भारत जाए, तीर्थ यात्रा हो जाए, जो धार्मिक प्लेसेस है, बड़े बड़े मंदिर है, उनका दर्शन हो, ये सब वो अपने इक्वेशन में रखते हैं जो भारत आते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि भारत से जो व्यापार है, बहुत ऐसे हमारे जो भारतीय व्यापारी है, जो गैर भारतीय व्यापारी फिजी में है, भारत से बहुत तरह की चीज मंगाते हैं। कपड़ा जाता है, साड़ी यहाँ से जाता है, मूवीज, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब जा रहा है। लेकिन हमारे जो आदिवासी समाज भी है, वो भी समझते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है। तो हम ऐसे नहीं देखते हैं कि हमारी सरकार ये नहीं देखती है कि हम केवल भारतीयों का संबंध भारत से, पूरे देश का संबंध भारत से, और भारत को इस तरह से हमारी देश अब देखती है। भारतीय मूल के लोगों को तो दोनों उनकी उद्देश्य होती है,
लेकिन देश के लिए भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, एक उदाहरण है। भारत की जो आर्थिक ताकत है वो बढ़ रही है। भारत से हम मदद ले सकते हैं। भारत से उनकी जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, उससे हम सीख सकते हैं। मैं इस पर एक आता हूँ। अभी अभी आपकी भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर की खूब चर्चा में रहते हैं। अभी आपकी उनसे मुलाकात हुई, भेंट हुई है, वो बहुत चर्चा में उतनी नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो भेंट हुई उसमें क्या खास बात थी? बहुत अच्छी हमारी मीटिंग माननीय डॉक्टर जयशंकर से हुई और कई ऐसे विषयों पर हमने अपनी जो आइडियाज़ है उसका आदान प्रदान किए हैं। और इंडिया, भारत सदैव फिजी से संबंध बनाए रखा है और उसको हर समय कोशिश किया है कि मजबूत किया जाए। पिछले दिनों में कुछ ऐसी चुनौती थी, पिछले सरकार में कुछ ऐसे लोग थे जो शायद भारत से उस तरह का संबंध नहीं चाहते थे, लेकिन ये जो हमारी सरकार है जिसके प्रधानमंत्री श्रीमान श्री त्रिवेदी रघुका जी हैं, वो भारत में उनका पढ़ाई लिखाई भी हुआ था। तो हमारी सरकार ये देख रही है कि भारत से संबंध सभी सेक्टरों में जोड़ना फिजी के लिए सही है, पैसिफिक के लिए सही है। और इसीलिए हमने जब भारत के विदेश मंत्री माननीय डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की तो 4-5 विषयों पर हमने चर्चा किया और मेरा अनुमान है और उनसे भी मुझे यही संकेत मिला कि हम उसको कार्य रूप दे सकते हैं और फिजी के लिए एक बहुत ही सुंदर बात होगी। जी, आपने एक बयान दिया था अभी बेंगलुरु में कि पिछले 15 वर्ष से भारत फिजी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया जा सकता था वो काम नहीं किया जा रहा था। ये इस बयान का क्या अर्थ है? ये सही है, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में फिजी गए थे तो उन्होंने बहुत ऐसे आश्वासन और जो योजना है शायद उनके विषय में फिजी के लिए उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उसको कार्य रूप देने के लिए मेरा अनुमान है और जो मैं देख चुका हूँ पिछले 8 वर्षों में पार्लियामेंट में कि कुछ ढीलापन था फिजी की तरफ से, भारत की तरफ से नहीं था, कुछ फिजी की तरफ से कि हमें कोशिश करना चाहिए था कि भारत से हम क्या मदद ले सकते हैं और कैसे फिजी की प्रगति में भारत को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे अलग अलग विभाग है, सेक्टर्स है, जैसे मैंने कहा हेल्थ है, आईसीटी है, एग्रीकल्चर है, अन्य बिजनेसेस जो फिजी में हम भारत से मदद ले सकते थे लेकिन शायद नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि हमारे जो राजदूत हैं यहाँ माननीय कमलेश प्रकाश जी, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और ये नई सरकार के साथ मिलकर और हमारी जो योजनाएं हैं जिस पर हमने थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं उसको हम तुरंत कार्य रूप देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत और फिजी का इन सभी क्षेत्रों में जो संबंध है वो केवल बढ़ता ही जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा। आपने संकेत किया उस वक्त कि फिजी की तरफ से जो पहल होनी थी वो पहल नहीं हो रही थी। आपने फिजी फर्स्ट पार्टी को हराया है। अयाज खयूम बहुत कद्दावर नेता गिने जाते हैं। ये माना जाता है कि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और चीन का एक गठजोड़ था जहां से उनके नेतृत्व को ताकत मिल रही थी। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में एक कठिन लड़ाई थी। आपको ये ताकत कैसे मिली?
मुझे ये नहीं मालूम कि किस देश, पाकिस्तान हो या चाइना हो या अन्य कोई देश हो जो उनको उस तरह के समर्थन दे रहा था, मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि भारत से जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलने को था, जो संबंध हमें जोड़ना था, वो पिछले सरकार ने नहीं किया। बात बहुत हुई, मीटिंग बहुत हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। जो भारत की तरफ से हुआ, जो मदद हमें मिला, जैसे स्मॉल बिजनेस ग्रांट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, वो ज़्यादातर भारत से पीजी को मिला। लेकिन कोई बड़ा विशेष जो योजनाएं थी जो हो सकता था और मैं जानता हूँ, वो नहीं हुआ। पीजी फेस्ट एक तानाशाही सरकार चला रही थी। मैं उसके बारे में पूछता हूँ कि 16 साल की एक तानाशाही की बात थी और इस सवाल पर मेरा ध्यान था, करप्शन की बात हुई वहां पर। उसके बाद जो बदलाव आया है, भारत विरोधी एक जमावड़ा वहां तैयार होने लगा था, पीजी की प्रगति भी बाधित हो रही थी, भ्रष्टाचार भी था। ये इस नेक्सस को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। कैसे आप ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे, कैसे इस नेक्सस को तोड़ेंगे? बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी पिछले 15 वर्षों में। आपको मालूम होगा कि 2006 में जो पीजी फेस्ट के लीडर प्रधानमंत्री थे फ्रैंक बैनिमरामा, उन्होंने coup किया था। और coup के बाद उनके जो अटॉर्नी जनरल साथी थे, जो जैसे आपने सही कहा कि वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे उस सरकार में, तो 2006 से और 2013 तक ये मिलिट्री सरकार चलाई। बैनिमरामा मिलिट्री कमांडर था और प्रधानमंत्री भी था, और उसके अटॉर्नी जनरल अयाज सैयद थे। फिर 2013 में उन्होंने अपना विधान बनाकर लोगों पर थोप कर और उस पर 2014 में चुनाव किया। जो विरोधी लोग थे, जो विरोधी दल में थे, हमारी पार्टी जो नेशनल फेडरेशन पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, 1963 में बनी थी इंडिपेंडेंस से पहले। और उसके पहले नेता एडी पटेल, वो भारत से गए थे, क्योंकि उस समय ये आंदोलन चल रहा था कि भारतीयों की अधिकार क्या है, गवर्नमेंट सरकार इनके गन्ने की खेती में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हमारी पार्टी भारतीयों के इतिहास में, फिजी देश के इतिहास में 1963 से है। और हम ये देख चुके थे कि मिलिट्री रूल देश के लिए ठीक नहीं हो सकता है और तानाशाही सरकार ठीक नहीं हो सकता। तो पहले तो 2007 से 2013 तक मिलिट्री सरकार, उस समय सभी कानून को अलग कर दिया गया था, लोगों की जो अधिकार थी वो था ही नहीं। फिर 2013 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर लोगों पर थोप कर चुनाव किया और जीत गया। सब बागडोर उनके हाथ में था। 2018 में भी ऐसा हुआ। तो जो हम अपोजिशन पार्टी में थे, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हमें अरेस्ट किया जाता था, जेल में रखा जाता था। हमारी जो बेसिक अधिकार थी, वो कानूनी तौर पर उसको कमजोर किया गया था। तो उसी कानून के अंतर्गत हमने चुनाव लड़कर, अभियान रचकर उनको हराया। और अब हमारी काम शुरू होती है कि उन सब इंस्टीट्यूशंस को, वो जो भ्रष्टाचार 15 वर्षों में हुआ था, जो एक कल्चर सेटिंग हो गया था, एक भ्रष्टाचार की सभ्यता जो फिजी में छा गई थी, बन गया था। और उसमें सभी जात के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे। तो कोई एक ऐसा नहीं था कि एक एथनिक ग्रुप या एक कल्चरल ग्रुप, ऐसा नहीं उसमें शामिल था। ज्यादातर सभी जगह से लोग शामिल थे। तो उसको हटाना, उसको तोड़ना प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और हमारी सरकार ये करे कि हम इस इंस्टीट्यूशंस को सही बनाएं, ताकि अगर कल हम सरकार में नहीं रहे, और हम ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, कोई भी जो पावर में आता है, प्रधानमंत्री हो या उप प्रधानमंत्री हो या मिनिस्टर, हमें ये नहीं सोचना है कि हम सदा वहां रहेंगे। हमारा काम है कि जब तक हम पावर में रहें, इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें, जो सही
कार्य है उसको करे। और ये सरकार जो हमारी सरकार अभी बनी हुई कोalition सरकार है, 3 पार्टियों का सरकार है। कोalition सरकार में भी चुनौती होती है, लेकिन हमारा एक मुख्य उद्देश्य जो एक ही है, वो ये है कि देश को हम सही दिशा में ले जाएं, सही लोकतंत्र नियमों का पालन करें, और अगर जो नहीं उनका पालन करता है उसमें रद्द-बदल करें। और हमने निर्धारित कर चुके हैं कि कई ऐसे जो कानून पिछले सरकार ने बनाया था उसको हम हटाकर और सही कानून रखें, ताकि लोगों की जो स्वतंत्रता है उस पर किसी तरह का आँच नहीं है, मीडिया पर किसी तरह का आँच नहीं है, मानवाधिकार पर किसी तरह का आँच नहीं है। तो इन सब जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, जो सभ्यता है, वो बची रहे। है। आपने कहा कि संस्थानों को ठीक रखना, क्योंकि व्यक्ति आते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, इसी तरह संस्थानों के साथ कुछ सेक्टर्स, कुछ क्षेत्र भी हैं। मैं एक क्षेत्र की बात खास तौर से करना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये क्षेत्र क्या और भारत का इसमें आगे बढ़ना, इसके साथ युति, इसके साथ तालमेल, इसके साथ कदम ताल संबंध क्या फिजी के एजेंडा में है? आपने कोई योजना बनाई है इसके लिए? जिसे मैंने कहा भाई साहब आपको कि ये सब क्षेत्र में बातचीत हमारी हो रही है और हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत दिखाई दे रहा है, जिसको हम कार्य रूप देना चाहते हैं और यह करेंगे। नए फिजी का विजन क्या है, अगर मैं छोटा सा एक पूछूं, क्योंकि बदलाव के बाद बहुत ही सिंपल है। नए फिजी का विजन है कि हम लोगों को साथ मिलाना चाहते हैं। जो हमारी शासन है वो एक पार्टनरशिप होगा। हम इसमें विश्वास करते हैं कि सरकार चलाने के लिए लोगों की स्वतंत्रता की जरूरत है, लोगों के विचारों की जरूरत है, लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, और जो लोकतंत्र की नियम है, कानून है, उसका पालन पोषण करना, उसको अच्छी तरह से देखभाल करना, ये एक देश के लिए, एक देश के निर्माण के लिए, एक देश की प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है। और यही हमारा फिजी का विजन है। और हम चाहते हैं कि हमारे लोग मिलजुल कर रहे, हमारे लोगों में किसी तरह के जात भाव नहीं हो, लोग स्वतंत्र हैं अपने भाषा, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को मानने के लिए, उनमें विश्वास रखने के लिए, और तभी देश का प्रगति हो सकता है जी। और हमारा जो विजन है, उद्देश्य है, बिल्कुल उसी दिशा में है। और देश की प्रगति संस्कृति से कट कर नहीं होती। और भारत के संदर्भ में मैं कहूँ तो 1.5 सदी पहले हमारे कुछ भाई जैसे फिजी में गए थे, ऐसे 5 सदी पहले भारत में भी कुछ आक्रांता आए थे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संघर्ष की यात्रा 5 सदी पहले वो शुरू हुई थी। आज अयोध्या सज रही है, वो मंदिर बन रहा है। फिजी से राम जी के दर्शन करने वो लोग भी हैं जो अपने सीने से रामचरितमानस को लगाकर, हनुमान चालीसा को लगाकर, साथ में गीता जी को लेकर वो जो लोग गए थे, इसके लिए आपकी कोई योजना है? देखिए, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं फिजी में, वो पिछले 140-103 वर्षों से, जब से हमारे पूर्वज फिजी में गए हैं, रामायण, गीता, महाभारत इसको लेकर गए। आज भी फिजी में छोटी छोटी मंदियाँ हैं, आज भी फिजी में बहुत छोटे छोटे राम मंदिर है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो रामायण की जो प्रचार और प्रसार हिंदुओं के अंतर्गत जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं फिजी में, वो बहुत प्रचलित है, बहुत एक्सटेंसिव है। तो नेचुरली ये स्वाभाविक है कि जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और जैसे मैंने कहा, फिजी के जितने लोग हैं जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जो अन्य धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, यहाँ सब कुछ है इंडिया। तो
इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ से जो मौलाना होते हैं वो भी फिजी जाते हैं। यहाँ से जैसे पंडित जाते हैं, साधु जाते हैं, तो सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए भारत में जगह है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है उसके विषय में शायद सभी लोग, और विशेष करके जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो जानते हैं। और उत्साह का माहौल। हाँ, उत्साह का माहौल है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि फिजी में भी बड़ी मंदिर बने, आलीशान मंदिर बने, और हमारे प्रभु राम आपकी भी कामना पूर्ण करें। सभी आपने सभी जो बात सभी कही। जो जो भगवान श्री राम के मानने वाले हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, नेचुरली इस उत्साह को आपने बताया, तो उत्साह उनके सभी को दिख रहा है। निश्चित ही। धन्यवाद प्रोफेसर विमान प्रसाद, आपने आज जो समय दिया, और भारत फिजी संबंध के कितने आयाम हैं, कितनी गहराई है, कितने पहलू हैं, और अब कितनी गति आई है, आपने आज उसकी भी बात की। मुझे लगता है पांचजन्य के दर्शकों को ये वार्ता, इसके फिजी से जुड़े हुए अनजाने बहुत सारे पहलू मिलेंगे, और कुछ लोग फिजी जाने की यात्रा की योजना करेंगे, फिजी वाले भी अपने पुरखों की जमीन पर आने की बात करेंगे। इसमें निवेश भी होगा, राजनीति एक तरफ होगी। ऐसी चर्चा मुझे लगता है हमेशा फलदायी होती है। धन्यवाद, आपने अपने अति व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और